Assalamu alaikum students. Let's start our next phylum, which is phylum Annelida, the segmented worms. इससे पहले भी हम दो तरह के वर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स, बट उनकी एक करेक्टर था कि वो दोनों नॉन सेगमेंटेड थे. बट फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करने वाले जो वर्म्स हैं वो सेगमेंटेड होते हैं और उनकी बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइडेड है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट है. इस अब पहली दफ़ा अब हम सिलोमेट्स को पढ़ने लगे हैं. इससे पहले हम सूडोसिलोमेट और ए सिलोमेट को डिस्कस कर चुके हैं. जनरल करेक्टर देखें तो ये जो वर्म्स हैं ये क्या है कि इनसे यहाँ इस फाइलम से जो वर्म्स बिलोंग करते हैं ज़्यादातर हम इनको जानते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और कॉमनली आप इनको एनिलिड्स कहते हैं. एनिलिड का वैसे लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है लिटिल रिंग्स, यानी छोटे छोटे रिंग्स. बॉडी जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब है कि बॉडी जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड है छोटे छोटे हिस्सों में या सेगमेंट्स में. जिस तरह के आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इनकी पूरी बॉडी है और यहाँ से आप देखें कि ये छोटे छोटे ये जो है ना यूँ छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. और द इंटरनली द सेगमेंट्स आर द सब डिवीजन्स में भी एक्सटर्नल बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी सर्फेस. अब ये जो सब डिवीजन्स हैं, ठीक है, या तो ये सिर्फ आपको ऊपर से नजर आती हैं, कभी कभी ये अंदर से भी हुई होती है. ये वर्म टू वर्म वेरी करता है. ठीक है. तो however internally the segments are separated from other by septa extending across the coelom. तो आपने देखा कि इंटरनली ऊपर से भी आपको नजर आती है कि ये अंदर को यूं धन से हुए हैं, और अगर आप इसको अंदर से देखें तो भी आप देखते हैं कि ये जो सेगमेंट, ये जो अंदर की तरफ एक सेप्टा है, ठीक है, एक लेयर है जो इस सेगमेंट को इस सेगमेंट से क्या कर रही है, अलग कर रही है. लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे कि ये ब्लड वेसल्स हो गई, गट हो गई या नर्व कॉर्ड्स हो गई, वो फिर भी इस सेप्टा को क्रॉस करके गुजर रही होती हैं. ठीक है जी. तो इसको आप कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन. और अक्सर जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये ऑर्गन्स होते हैं, इधर भी वैसे होते हैं, इधर भी वही ऑर्गन होता है, तो वो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे होते हैं. ठीक है. तो क्या होगा कि बॉडी का क्या किस तरह ट्रांसफर सेक्शन में छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होना, कंस्ट्रिक्ट होना, जो इंटरनली भी हो सकता है या सिर्फ एक्सटर्नली भी हो सकता है, इसको आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं. ठीक है. उसके बाद जी नेक्स्ट इनमें आता है जी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है. आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ. सिलोमेट है और बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हैं. इनमें जो वर्म्स आते हैं उनमें मैरीन इन्वायरमेंट में मौजूद है वो नेरीज है. फ्रेश वाटर में स्टाइलेरिया है, या आपको गीली मिट्टी में नजर आएंगे अर्थवर्म्स. और कुछ पैरासाइट है, वो है हिरुडू, जो उससे क्लास से बिलोंग करते हैं लीच जोंक. एनिलिड्स जो है इनकी बॉडी जो है वो स्पेशलाइज्ड है. उनमें ऑर्गन सिस्टम भी वेल डेवलप मौजूद होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें आपको एलिमेंट्री कैनाल नजर आएगी. ठीक है. जो कि डिस्टिंक्ट वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हुई होती है. हर एक हिस्से का एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. एक ओपनिंग जो एंटीरियर साइड पे होगी उसको आप माउथ कह देंगे, एक्सटीरियर पोस्टीरियर साइड पे जो होगी उसको आप एनस कह देंगे, और माउथ के बाहर आपको एक लोब सा स्ट्रक्चर जैसे ये लटका हुआ नजर आता है जिसको आप प्रोस्टोमियम कहते हैं. ठीक है. तो जी उसके बाद अगर आप पैरासिटिक स्पीशीज़ की बात करें, क्योंकि उन्होंने अपने होस्ट पे रहना है, उधर से ही फूड लेनी है, उधर से ही इंजाइम ले लेनी है, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी खास कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत नहीं है, तो वो पूरली डेवलप होता है. एनिलिड्स जो हैं उनके पास ट्रू सिलोम है. पिछले लेक्चर में मैंने आपसे सूडो सिलोम को डिस्कस किया था. यहाँ पे हम ट्रू सिलोम की बात करें तो तब मैंने आपको बताया था कि ट्रू सिलोम कैसे बनती है. द मीजोडर्म स्प्लिट्स के जब मीजोडर्म जो है वो फटती है या फिर सेंटर से यूँ स्प्लिट होती है, उस वक्त जो कैविटी बनती है बॉडी में उसको आप ट्रू सिलोम कहते हैं. और जब मीजोडर्म यूँ स्प्लिट होती है तो क्या करती है, वो दो हिस्सों को या दो लेयर्स में चेंज हो जाती है. एक पैरिटल लेयर होती है. पैरिटल लेयर वो होती है जो बॉडी की वॉल को जाके कवर कर लेती है, और दूसरी होती है विसरल लेयर. विसरल लेयर क्या करती है, एलिमेंट्री कैनाल को, या इंसानों की बात करूँ तो जो हमारे विसरल ऑर्गन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उनको जाके बाहर से कवर कर लेती है. तो ये समझें कि ये अगर बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये जब मीजोडर्म फटी तो उसकी एक लेयर यानी जो विसरल लेयर है उसने ये एलिमेंट्री कैनाल को कवर कर लिया, और जो उसकी पैरिटल लेयर बनी उसने जाके इसकी बॉडी वॉल को कवर कर लिया. तो ये जो सेंटर में अब स्पेस बनी है इसको आप क्या कहते हैं, ट्रू सिलोम. ठीक है. तो ये जो एनिलिड्स हैं ये सिलोमेट है, इनके पास ट्रू सिलोम मौजूद होती है. ठीक है. और ये जो सिलोम, ये जो कैविटी बनी है, इसके अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको आप सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देता है, एक ढांचा बनाता है. जैसे अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में आई थिंक एग्जाम्पल दी थी कि अगर आप एक बैलून में पानी भर दें तो क्या होगा कि बैलून के पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा. तो ऐसे स्केलेटन को आप हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं कि इनके अंदर भी जब फ्लूइड फिल होता है तो वो उनको एक ढांचा, एक शेप दे देता है. नेक्स्ट इनके जी एक्सक्रीशन की बात करें तो वो उसके लिए भी इनके पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको नेफ्रीडिया कहते हैं. जैसे ये नेफ्रीडिया एक बनाया हुआ है, ये हर सेगमेंट में बार बार क्या होगा, रिपीट होगा. दीज आर सीलिएटेड ऑर्गन्स. इनके पास सीलिया भी होते हैं और ये हर सेगमेंट ऑफ द बॉडी कैविटी में मौजूद होता है. फिर इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो बहुत ही वेल डेवलप होता है, और इसमें एक छोटा सा सिंपल सा ब्रेन होता है और एक डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मौजूद होगी. ठीक है. वेंट्रल नर्व कॉर्ड का क्या मतलब है कि ये इस वेंट्रल साइड पे मौजूद होगी और डबल होगी, और लंबाई के रुख क्या होगी, बढ़ रही होगी इसकी बॉडी में. और नर्व्स जो हैं वो हर सेगमेंट से अराइज कर रही होती हैं. ठीक है. ये अब यहाँ पे मैं अगर आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ
कि यूं करके आप समझें कि दो, एक इस तरफ समझ लें, एक इस तरफ समझ लें, इनकी बैक साइड पे, डॉर्सल साइड पे नहीं, वेंट्रल साइड पे। तो यहाँ जब हर सेगमेंट से ये गुजरेगी तो इसमें क्या होंगी, नर्व्स अराइज कर रही होंगी, ठीक है। आगे एनिलिड्स जो है वो इनवर्टिब्रेट का पहला ग्रुप है जिसके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। इससे पहले हमने कहीं कोई खास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं देखा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। ये आपसे आई थिंक पहले डिस्कस हो चुका है, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये फिर सिस्टम जो है गैसेज और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट होता है, तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो इनकी थ्रू द स्किन इनटू द ब्लड कैपिलरीज। जनरल जो स्किन है, रिस्पायरेशन के लिए कोई और चीज़ नहीं, अपनी स्किन को ही यूज़ करते हैं, उधर उसी को म्यूकस सिक्रीट कर करके गीला रखते हैं और सिलोमिक फ्लूइड और म्यूकस को सिक्रीट करके तो उधर से फिर गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। बॉडी वाल की अगर आप बात करें तो इनके पास दो तरह के मसल्स मौजूद हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स जो हैं वो सर्कमफेरेंस यानी ये अगर जैसे इस बाल पॉइंट की एग्जांपल लें तो यूं अगर इनकी ये बॉडी के साथ साथ जो मौजूद होंगे वो क्या होंगे, सर्कुलर मसल्स जो इनके सर्कमफेरेंस, और अगर आप इसकी लेंथ ऑफ द बॉडी की बात करें तो वो होंगे इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो लोकोमोशन इन दोनों मसल्स की मूवमेंट के साथ, और हाइड्रोस्टैटिक जो इनका सिलोमिक फ्लूइड की वजह से एक स्केलेटन बना हाइड्रोस्टैटिक, इन दोनों की मूवमेंट की वजह से क्या होती है, इनमें मूवमेंट लोकोमोशन होती है। तो सर्कुलर मसल्स, अब आप समझे ना कि जिस तरह ये इसके ऊपर ये निशान बने हुए हैं, ठीक है, पता ये अगर आप देख सकें तो इस तरह ही क्या होगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो उसकी लेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। तो जब लॉन्ग सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सर्कुलर मसल प्रोड्यूसेस द प्रेशर इन द सिलोमिक फ्लूइड दैट फोर्सेस द बॉडी टू इलोंगेट, जिसकी वजह से जब ये मसल्स जो यूं इसके गोलाई के रूख इसमें मौजूद हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो क्या करती है, वो इलोंगेट होती है। इसकी निस्बत जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी किसी विड्थ में इजाफा होगा, ठीक है। तो similarly, the contraction of longitudinal muscles produce pressure in the coelomic fluid that would cause the body to widen, जो बॉडी को चौड़ा कर देगी, ठीक है। ऑर्गन्स ऑफ द लोकोमोशन जो है इनमें काइटनस, चीटा और सीटा जो इनमें सहकी फॉर्म में मौजूद है, या बिल्कुल आपको इनकी बॉडी के ऊपर नजर आते हैं, जिसे पैरापोडिया कहते हैं, ठीक है। ये जो सीटा है ये लीच में एब्सेंट होते हैं। तो ये अभी जब हम इनको क्लासेस पढ़ेंगे तो तब आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, अगर आप इनकी बॉडी पे देखें तो ये छोटे छोटे ये जो निशान है, इसको आप जो है ना वो ये जो सीटा है ये है। कॉमन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें सेक्सुअल है। तो जो एनिलिड्स हैं ये ज़्यादातर हेर्माफ्रोडाइट हैं, यानी इनमें अर्थवर्म और लीच में यानी एक ही ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स मौजूद होंगे। कुछ एनिलिड्स जैसे कि नीडीज हैं, इनमें मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी से बाहर होती है और फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा इनमें प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ट्रोकोफोर लार्वा किनमें मौजूद है, तो वो जी एनिलिड्स में मौजूद होता है। यहाँ पे एक अर्थवर्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थवर्म को आप नेचुरल प्लो यानी कुदरती एक हल कहते हैं, हल जो खेतों में चलता है उस हल की बात हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि अर्थवर्म जो है वो क्या करता है कि सॉइल में मौजूद होता है और मुसलसल जो है वो सॉइल में ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है। तो इसकी इस मूवमेंट की वजह से जो हवा है वो भी, क्योंकि मिट्टी भी ऊपर नीचे होती जाती है, तो उसके साथ साथ हवा भी जो है वो बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर मूव करती है और साथ ही पानी भी मूव करता है। तो ये उस मिट्टी में हवा का और ड्रेनेज कैपेसिटी यानी पानी के बहाव को बहुत अच्छा कर देती है। तो अगर पानी और जो हवा है वो पौधे को, उसकी जड़ों को अच्छे से मिलेगी तो पौधा जो है वो, उसकी जड़ें जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगी, ठीक है। और सॉइल जो है, इसके अलावा ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में नीचे वाले रीजन से होंगे उसको भी मूव करा के ऊपर ले आएगा। तो इसीलिए अर्थवर्म जो है इसको कहा जाता है कि इस प्रॉपर्टी की वजह से कि एक नेचुरल फ्लो है। ये हल का भी तो काम यही होता है ना कि जब वो खेतों में चलाया जाता है ताकि जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर दिया जाए। तो अर्थवर्म भी जो है ये एक नेचुरल फ्लो है, एक कुदरती हल है जो ज़मीन में जो है ये एक काम कर रहा होता है, ठीक है। मिट्टी को अच्छी तरह मिक्स करके उसके न्यूट्रिएंट्स को और उसकी जो कैपेसिटी है रूट्स को या प्लांट्स को ग्रो करवाने की उसको बेहतर कर देता है। फाइलम एनिलिडा की ही बात करें तो फाइलम एनिलिडा को मज़ीद आगे 3 क्लासेस, क्लास पॉलीचीट, क्लास ओलिगोचीटा और क्लास ह्यूडिनी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम क्लास पॉलीचीटा को डिस्कस करते हैं। पोली मीन्स मैनी एंड चीटा मीन्स फुट। तो दीज है पॉलीचीटा क्लास से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म में आपको एक वाजिया सर, डिस्टिंक्ट हेड नज़र आएगा विद आइज जिस पे आंखें होंगी, एंड स्ट्रक्चर नोन एज पाल्प्स एंड टेंटिकल्स। और उस जो हेड वाला रीजन है उसी के ऊपर आपको पाल्प यानी एंटीना लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और टेंटिकल्स नज़र आएंगे उनके सर पे, और उसी तरफ आपको आइज भी नज़र आएंगे, ठीक है।
इनमें जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। लोकोमोशन के लिए इनके पास पैरापोडिया होंगे एंड दे आर मोस्टली इक्वेटिक और मैरीन, ये पानी में रहते हैं। डिफरेंट डेवलपमेंट के दौरान जो है इनके ये जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा बनाते हैं। इनमें एग्जांपल आपको निरीज वगैरह मिलती हैं। ठीक है, आगे जो इनकी सेकंड क्लास है वो क्लास ओलिगोचीटा है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की सेगमेंटेशन मौजूद होती है। इनमें ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन जो है वो सीटा है और हेड जो है वो इनमें प्रोमिनेंट या डिस्टिंक्ट नहीं होता जैसे इनमें था। और ये जो है ये हर्मैफ्रोडिटिक हैं, यानी मेल और फीमेल जो हैं वो एक ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में मौजूद होंगे। इनमें कोई लार्वा नहीं बनता और इनमें जो है वो आपके अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। लास्ट जो क्लास है वो है क्लास हिरुडिनी। ये जो है दे हैव द बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट। नंबर ऑफ सेगमेंट तो इनमें फिक्स ही होंगे, लेकिन हर सेगमेंट में मजीद आपको रिंग्स या मार्किंग नजर आएंगी जिसको आप एन्यूलाई कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आगे आपको बना के दिखाया था ना, तो ये यहाँ पे भी ये लीच बना के दिखाई गई है कि एक तो सेगमेंटेड बॉडी होगी, इसके अलावा भी इनके ऊपर से भी कुछ इस तरह ही रिंग्स मौजूद होंगे जो एडिशनल होंगे। ठीक है, सेगमेंट्स के अलावा होंगे, इसीलिए आप इनको एन्यूलाई कहते हैं। ये सेगमेंट नहीं बना रहे थे, सेगमेंट इनके अलग होंगे। दे डोंट हैव ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन। इनमें मूव करने के लिए सीटा या पैरापोडिया वगैरह मौजूद नहीं होते और ये अपनी बॉडी के ये जो मसल्स हैं इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मूव करते हैं और सक्कर्स के जरिए जो इनके माउथ के ऊपर मौजूद होंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये हेरोमैफ्रोडाइट है और ट्रोकोफोर लार्वा इनमें बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये एक्वेटिक है, इनमें कोई डिस्टिंक्ट हेड मौजूद नहीं होता, लेकिन लीचीज के पास एक जबड़े मौजूद होते हैं काइटन के, ताकि वो जब उन्होंने खून सक करना है तो वो पंक्चर कर सकें स्किन में। ठीक है, स्किन में सुराख कर सकें। ठीक है, अपने होस्ट की स्किन में। इनके पास एंटीकोएगुलेंट सिक्रीशन होगी। वो क्या करेगी कि जैसे ही उन्होंने वो स्किन में पंक्चर किया, सुराख किए, तो वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा। तो उस ज़ख़म से ताकि खून आके जम ना जाए, तो एंटीकोएगुलेंट पहले ही बताया कि एंटीकोएगुलेंट क्या करते हैं, खून को जमने से रोक देते हैं। ठीक है, तो जब वो एंटीकोएगुलेंट सिक्रीट करेंगे तो वो जो ब्लड आ रहा है वहाँ से वो स्मूथली फ्लो करेगा। ठीक है, और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक आ जाएगा जहाँ पे ये लंबे टाइम के लिए उसको स्टोर कर लेते हैं। इसमें मेडिसिनल लीच जोंक जो है वो इसकी एग्जाम्पल है।